हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो स्कूल लेक्चर वाली सीरीज चालू कर रखी थी जीएस के लिए, इतिहास वाले सेक्शन को अपन पढ़ा रहे थे, तो उसमें आज ये तीसरा लेक्चर है। एक लेक्चर जो शुरुआती था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, स्ट्रेटेजी संबंधित। और फर्स्ट लेक्चर में अपन ने गणेश सभ्यता को पढ़ा है, बेराट को पढ़ा है। सेकेंड वाले जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने कालीबंगा सभ्यता को पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था। वो लगभग आपको अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि देखो मेरे पास लोगों के सजेशन आते रहते हैं, क्योंकि मैं भी अभी इस यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे नया नया जुड़ा हूँ, तो मुझे ज्यादा आइडिया रहता नहीं है। लेकिन बच्चों ने काफी बार मेरे को ऐसे बोला कि सर आप डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक जो टॉपिक होते हैं ना, क्योंकि आप 4 ही टॉपिक पढ़ा रहे हो तो चारों को तो आप डिटेल में अच्छे से समझा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। अगर डिटेल में बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम बाद में आएगी नहीं, वो सारे एग्जाम्स में काम आएंगे आपके। ठीक है। अब मेरे को एक और सजेशन दिया किसी ने कि सर आपने चारों सभ्यताएं जो पढ़ा दी, चारों सभ्यताएं बहुत अच्छी है, लेकिन जो इनके जो प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम में, है ना, उनके संबंधित आप जो है कुछ अपने को मैटर प्रोवाइड करवाइए। तो या तो मैटर तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस बार से हम डिस्क्रिप्शन डालना शुरू कर देंगे आपको टेलीग्राम चैनल का, तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर लेना, तो हमारे जो नोटिफिकेशन वगैरह है आपको वहां पे प्राप्त होते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जितने भी अपने राजस्थान के जो भी अपन ने 4 सभ्यताएं पढ़ी है ना, इन सभ्यताओं का अपन क्या करेंगे, एक लाइव कर लेंगे। लाइव सेशन में अपन जितने भी पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर है, बुक है, उसमें से वो क्वेश्चन पेपर अपन एक बार फटाफट फटाफट डिस्कशन कर लेंगे। तो आधा 1 घंटे में चारों सभ्यताएं खत्म हो जाएगी अपने, है ना। तो अपने पास एक तो मैटर तैयार हो गया और उसके पुराने साल के पीवाईक्यूज भी खत्म हो गए, तो आपके पास बचा कुछ नहीं है। फिर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर ज्यादा पढ़ने के लिए तो पूरी दुनिया बाकी है, लेकिन इस इतना कर लिया ना आपने, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी जो 8 से 10 क्वेश्चन इतिहास वाले सेक्शन में आने वाले थे ना, वो अपन लगभग लगभग उन सबसे उऋण हो चुके हैं। ठीक है। तो इससे बाहर ज्यादा चीजें आती नहीं है, तो सभ्यता तो एटलीस्ट अपन करते ही है। तो मैं 2-3 दिन में अगर आप लोगों का अगर एक सकारात्मक कमेंट आप लिखें उसमें कि भाई अपन ये चालू करने के लिए कौन कौन तैयार है मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो वो आप एक चीज एक बार लिखें नीचे, तो मैं उस हिसाब से एक प्लान बना लूंगा। तो अपन शायद 13, 14 तारीख, 15 तारीख तक अपन वो लाइव वाला सेशन रख लेंगे एक, जिसमें अपन सारे जितने भी अपन ने चारों सभ्यताएं पढ़ी उनके सारे क्वेश्चन पुराने सालों के जो भी आए हुए हैं वो सब अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो रही अपनी डिस्कशन से संबंधित बात, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेरी आ रही थी। अब आज अपन का जो लेक्चर होगा वो आहार सभ्यता से संबंधित होगा। ठीक है। आहार सभ्यता है उदयपुर में, है ना। तो उदयपुर में ये जो सभ्यता है ना आहार, ये एक मुख्य सेंटर है। जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ी आपने, तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य सेंटर क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आहार सभ्यता का मुख्य सेंटर कौन सा है, आहार। ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारे सब सेंटर भी है ना, जैसे मोहनजोदड़ो के सब सेंटर बहुत सारे हैं, हड़प्पा सभ्यता के सब सेंटर मोहनजोदड़ो भी है, चन्हूदड़ो भी है, कालीबंगा भी है, राखीगढ़ी भी है। ठीक है। तो वो सारी मिलके क्या कहलाते हैं, हड़प्पा सभ्यता। वैसे आहार सभ्यता में ये सारे जो है ना, आहार तो श्रम है ही सही, इसके अलावा ओजियाना है, ठीक है, गिलुंद है और बालाथल है, ये क्या है, इसके सेंटर। तो आहार सभ्यता को अगर कोई आदमी बोलता है कि आहार सभ्यता सिर्फ नाम से, तो आहार सभ्यता का मतलब सिर्फ आहार नहीं है। ठीक है। आहार तो एक साइट है, आहार तो एक स्थल है। आहार स्थल के अलावा गिलुंद, ओजियाना और बालाथल भी में भी लगभग वही परंपराएं पाई गई है जो आहार में अपने को मिलती है। तो जब सब में एक सेम सी परंपरा प्राप्त होती है, तो अपन उसका जो सबसे पहला खोजा गया जो शहर है ना, उसके नाम पे उस सभ्यता को बोलना शुरू कर दें। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो बड़ा शहर है हड़प्पा से, लेकिन सबसे पहले खोज किसकी हो गई, सबसे पहले खोज हो गई अपने हड़प्पा की, तो इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर आहार की सबसे पहले खोज हुई, इस वजह से ये जो सारे स्थल है वो आहार संस्कृति के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो ये अपने एक नियम होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा नियम से दिया गया था। ठीक है। अब अपन जो है आहार सभ्यता के विभिन्न सेंटर अपन ने देख लिए। आहार वाली जो सभ्यता है ना, ज्यादातर बनास नदी और उसकी जो सहायक नदियां है ना उसके किनारे अवस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बनास सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोलते हैं इसको, बनास सभ्यता। कारण क्योंकि बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर जो है इसके स्थल पाए गए हैं। तो आहार, ओजियाना, गिलुंद, बालाथल ये कहाँ कहाँ है, तो आपको ये देखो, ये दोनों मैंने राजस्थान के लोकेशन के हिसाब से रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि अपने पास कच्चा मानचित्र है तो ज्यादा स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। गिलुंद जो है अपने, वो है राजसमंद में। कहां पे है गिलुंद,
वो अपने राजसमंद में है। ओजियाना अपने भीलवाड़ा में। कहा है ओजियाना? भीलवाड़ा। और अपने आहड़ और बालाथल ये दोनों सेंटर कहां पर है? अपने उदयपुर में। क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं ना, जिला पूछ लेते हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ओजियाना अपने भीलवाड़ा में, गिलुंद अपने राजसमंद में, और आहड़ और बालाथल उदयपुर में। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसको बनास सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये अवस्थित है, इसलिए बनास सभ्यता कहलाती है। फिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पहले क्यों कहा जाता है? पहले उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि उसके ज्यादातर सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल थे? सिंधु घाटी और सरस्वती नदी घाटी दोनों के किनारे अवेलेबल थे। तो नदी घाटियों के नाम पे सभ्यताओं को जाना जाता था पहले, है ना, जैसे दजला फरात वाली सभ्यता। ठीक है। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि नदियों घाटियों के आधार पर जो है नामकरण इतना ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। तो साइंटिफिक क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो अपना गुजरात में कोई स्थल प्राप्त हो रहा है, अब वहां न तो सिंधु नदी जाती है गुजरात में, न सरस्वती नदी जाती है, तो फिर सिंधु सरस्वती किस आधार पे कहोगे आप? महाराष्ट्र में जोरवे मिला, वो भी अपने उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन शहर थे, तो वो किस आधार पे आप उसको साइंटिफिक ठहराओगे कि वहां पे हड़प्पा, जबकि वहां पे न तो सिंधु नदी बह रही है न सरस्वती नदी बह रही है। तो इस वजह से क्या होता है, जो नामकरण होता है ना किसी भी संस्कृति का या सभ्यता का, वो उसकी नदी के आधार पर पुराने टाइम में किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसको साइंटिफिक नहीं माना जाता। तो पहले दजला फरात कहा जाता था, अब उसको मेसोपोटामिया कहते हैं आप। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, अब उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, है ना। वैसे पहले इसको बनास सभ्यता कहा जाता था, आजकल क्या कहते हैं? आहड़ सभ्यता। ठीक है। तो आहड़ सभ्यता ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इसमें। फिर अपन देखते हैं क्यों ये आयड़ और बेडस नदी के किनारे पे है। किस नदी के किनारे पे है ये सभ्यता? आयड़ और बेडस नदी के किनारे पे। तो आयड़ नदी या बेडस नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? अपनी आहड़ सभ्यता। फिर ये ताम्र सभ्यताएं हैं। अब ये सारे जो सेंटर है ना अपने पास, आहड़, गिलुंद, ओजियाना, बालाथल, सब ताम्रयुगीन सभ्यताएं, है ना। यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता क्या होती है? वैसी सभ्यता जिसमें तांबा प्रीडोमिनेंटली काम करे। अगर तांबे के साथ पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है तो वो क्या कहलाती है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता। तो ये सारी तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी उपयोग हो रहा है यहाँ पे, तो इनको ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। तो जिसको ताम्रयुगीन या ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं इनका, इसको जो है ना आहड़, अब अपन आहड़ आहड़ वाले स्थल को देखते हैं, फिर सबको एक बार डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आहड़ जो है ना उसका प्राचीन नाम कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है। आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती। क्या नाम है आहड़ का प्राचीन नाम? ताम्रवती। फिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर बोला जाने लगा। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में ताम्रवती को आघाटपुर नाम का नाम दिया जाने लगा, और इसी आघाटपुर के आधार पर इसको आहड़ कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है। इसका अन्य नाम है धूलकोट। क्या नाम है अन्य? धूलकोट। तो आघाटपुर जब 10वीं 11वीं शताब्दी में ये नाम दिया गया, और वर्तमान में इसका नाम आहड़ है। आहड़ के अलावा इसको धूलकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। तो इसके 4 नाम अपने को स्पष्ट है। आहड़ सभ्यता देके वो 3 नाम देगा कि इनमें से कौन सा स्थल नहीं है। ताम्रवती दे देगा, आघाटपुर दे देगा, धूलकोट दे देगा, और एक ताम्र नगरी, ऐसा कुछ नाम दे देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ताम्रवती है, ताम्र नगरी नहीं है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देता है आपको। तो आप ये ध्यान रखना, ताम्रवती, आघाटपुर और धूलकोट, ये 3 नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तीनों नाम याद रख लेना। ठीक है। फिर इसमें जो है अपने इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन 1953 में सबसे पहले किया है A.K. व्यास ने। तो अक्षय कीर्ति व्यास, इनका नाम याद रख लेना, है ना। अक्षय कीर्ति व्यास है। अब ये नाम देखो, आहड़ है, आहड़ से ए, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है। ये सब में ट्रिक लागू नहीं होगी, है ना, कुछ एक में लागू होगी। तो आप ये नाम याद रख सकते हो। अक्षय कीर्ति व्यास ने किसकी खोज करी थी? 1953 में उत्खनन किया था आहड़ सभ्यता का। ठीक है। फिर 1961-62 में इसका व्यापक उत्खनन हुआ। ठीक है। 53 में कम उत्खनन हो पाया, 61-62 में व्यापक उत्खनन किया 3 इंस्टीट्यूशंस ने मिलके। क्या? 3 संस्थानों ने मिलके। कौन कौन थे? अपना जब सबसे एक्सकेवेशन के नाम पे अगर भारत में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कोई है ना, तो वो कौन है? दक्कन कॉलेज पूना का। तो पूना का दक्कन कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है एक्सकेवेशन के नाम पे। उसने राजस्थान पुरातात्विक विभाग और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है, आर्कियोलॉजिस्ट है, राजस्थान पुरातात्विक विभाग जो अपने राजस्थान का है वो, और दक्कन कॉलेज पूना, इन सबके एक्सकेवेटर आए राजस्थान में, इकट्ठे हुए आहड़ वाले क्षेत्र में, उदयपुर में, और आके वहां पे एक्सकेवेशन किया व्यापक तौर पे।
1961 से लेके 62 तक। उसमें जो दक्कन कॉलेज पूना के दो प्रोफेसरों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। एक तो थे अपने एच.डी. सांकलिया, जिन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर भारत के बहुत महत्वपूर्ण शहर भी अपने एक्सकेवेट किए थे। तो एच.डी. सांकलिया और आर.सी. अग्रवाल, इन दोनों का नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लोग हैं, है ना। तो इन दोनों ने जो है, इनके सानिध्य में इन सब ने मिलकर जो है 1961-62 में आहड़ का व्यापक उत्खनन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, इनके नाम जरूर याद रख लेना, अक्षय कीर्ति व्यास, एच.डी. सांकलिया, आर.सी. अग्रवाल। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन आहड़ के एक्सकेवेशन यानी उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो उसमें दे देगा आपको अक्षय कीर्ति व्यास, एच.डी. सांकलिया, आर.सी. अग्रवाल, चौथा दे देगा वी.एन. मिश्र, या कोई भी दे देगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर आहड़ में अपने को क्या क्या मिला है, क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट मिला है जो आहड़ की सभ्यता में यूनिक था। पहले मैंने बताया कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ताम्रकाल की सभ्यता है। तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरणों का बहुत व्यापक तरीके से यूज हुआ है, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है। यहां पर जो है ना, ठीक है, मिट्टी के भांड मिले, मृद भांड। कौन से मिट्टी के मृद भांड मिले? लाल, भूरे और काले। इन लाल, भूरे, काले मृद भांडों को, ये जो एक परंपरा है ना, वेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो लाल भूरे जो मृद भांडों की परंपरा है ना, लाल, भूरे और काले, ज्यादातर BRW भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो लाल, भूरे और काले मृद भांडों की जो परंपरा है ना, जो आहड़ में अपने को स्पेसिफिकली मिली है, उसको अपन गोरे और कोठे बोलते हैं। गोरे, कोठे, कोठे या बंकोट भी बोलते हैं ना। गोरे, कोठे या बंकोट की जो सभ्यता है अपने को, मृद भांड की सभ्यता, वो अपने को कहां से मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप वो क्या बोल दोगे कि आहड़ में मिलती है। वहां पर जो है मृद भांड की कौन सी परंपरा पाई गई है? लाल, भूरे और काले मृद भांड की परंपरा। मैंने मृद भांड परंपरा में आपको पहले नहीं बताया शायद, लेकिन मैं अभी खोल के विस्तार से बता देता हूँ कि जो मृद भांड जो परंपराएं है ना, आप जितनी भी संस्कृतियां पढ़ोगे ना, उसमें कोई ना कोई यूनिक मृद भांड परंपरा है, ठीक है। तो मृद भांडों के आधार पर भी काल निर्धारण में हमें बहुत सारा मदद मिलती है अपने को। जो इतिहासकार जो होते हैं ना, वो मृद भांड परंपरा के आधार पर भी इसका काल का विभाजन करते हैं कई बार, ठीक है। तो आप ये देखो कि लाल, भूरे व काले मृद भांड जो है, जिनको गोरे और कोठे कहा गया है, कहां पे प्राप्त हुए हैं? अपने को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहां पर अपने को विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। लगभग 300 से लेकर 100 BC के विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर अपने को 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से एक यूनानी मुद्रा के एक और तो त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था, और दूसरी ओर अपोलो नामक देवता थे, ग्रीक देवता थे अपोलो, उनका चित्र बनाया गया था, ठीक है। तो ग्रीक देवता का चित्र बना हुआ है, जो तीर और तर्कस के साथ, उनका तर्कस और तीर दोनों साथ में थे, और उनका जो चित्र बना हुआ है वो सिक्के के दूसरे साइड बना हुआ है, और एक साइड जो है ये शिव भगवान का त्रिशूल बना हुआ है। तो ये कौन से सिक्के, कहां पे प्राप्त हुआ है ऐसा सिक्का? ऐसा सिक्का अपने को आहड़ में प्राप्त हुआ है। ये यूनानी मुद्रा थी, यहाँ पर विदेशी लोग आके ट्रेड करते थे, ट्रेडिंग सेंटर था ये बहुत अच्छा, ठीक है। तो 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता थे, और उसमें यूनानी लेख खुदे हुए थे, ठीक है। 3 सिक्के ऐसे मिले हैं यहाँ पे जिन पे ऐसे लेख लिखे हुए यूनानी, जो उनको पहचान ही नहीं पाया आदमी आज तक भी, है ना। तो ऐसे अपरिचित से लेख लिखे हुए हैं, उनको पहचान में नहीं कर पाए आज तक, तो इस वजह से वो कोई काम के नहीं है हमारे लिए। लेकिन अपने को ये पता है कि इसमें यूनानी लिपि लिखी हुई है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूनानी लिपि भारत में तो कौन बोलेगा? कोई नहीं करेगा, कोई यूज नहीं करेगा। तो ये बाहर से ही आए हुए सिक्के हैं, इसका आधार ये है मतलब। फिर इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में कौन सी ऐसी सभ्यता है जहां पर बनासियन बुल का जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है? तो बनासियन बुल, जिनको जो टेराकोटा का बनता था ना, टेराकोटा मतलब जो मिट्टी की सामग्री है उनको जमा के जो है आकृतियां उकेरी जाती थी, और उसको गर्म कर दिया जाता था, आकृतियों को आग में पकाया जाता था, तो उसको क्या बोलते थे अपन? टेराकोटा। तो टेराकोटा जो परंपरा है वो बनासियन बुल की जो परंपरा है, बनासियन बुल क्या है? हट्टा कट्टा होता है, उसकी कुबड़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो बनासियन बुल जो है उसका जो है यहाँ पर टेराकोटा मिले बहुत सारे, मिट्टी के बनासियन बुल मिले। बनासियन मतलब बनास वाला बैल। तो बैल के जो बनास वाले बैल के जो है वो साक्ष्य अपने को व्यापक तौर पे कहां पे प्राप्त हुए हैं? वो व्यापक तौर पे अपने को आहड़ में प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा कृषि में किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? जौ और बाजरा सब में मिल रहे हैं, है ना। जौ और बाजरा आपको बहुत जगह भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है चावल,
ठीक है, तो चावल के साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त हुए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। चावल के साक्ष्य अपने को आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जौ और बाजरा भी याद रखना और चावल भी याद रखना, तीनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपने को ये आर्य सभ्यता अपनी लगभग लगभग इससे ज्यादा प्रश्न आपके बनेंगे नहीं आर्य सभ्यता में। आहार के अलावा और भी सेंटर थे अपने, गिलुंद थी, ओजियाना था और बालाथल थे। तो गिलुंद में अपन देखते हैं, गिलुंद का दूसरा नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, गिलुंद का दूसरा नाम क्या है, मोडिया मंगरी। तो गिलुंद ऐसा पूछ रहे कोई, भाई गिलुंद को और किस नाम से पुकारा जाता है, मोडिया मगरी नाम से। आहड़ को और किस नाम से पुकारा जाता है, ताम्रवती आघाटपुर धूलकोट नाम से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बन जाएगा कि गिलुंद को और किस नाम से पुकारा जाता है, मोडिया मंगरी नाम से। ठीक है, इसका समय जो है वो 1900 से लेकर 1700 बीसीई का समय है। ये भी लगभग 2000 बीसी, 1900 बीसी के 1700 बीसी के टाइम की है अपनी आहार सभ्यता, है ना, 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, तो ये गिलुंद भी उसी समय की है अपने, है ना। बीसीई मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया ये आपको। ठीक है, 1900 से लेकर 1700 बीसीई की गिलुंद की जो अपनी सभ्यता थी। इसका जो सबसे पहले उत्खनन किया था ना, वो किया था 1957-58 में बीबी लाल ने। किसने, बीबी लाल, वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। हस्तिनापुर का व्यापक उत्खनन करके इन्होंने वहां पर जो है मृदभांड परंपराओं का बहुत व्यापक अध्ययन किया था। ठीक है, तो BRW परंपरा और इन परंपराओं को महाभारत काल से जोड़ने वाले यही थे बीबी लाल। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है आर्कियोलॉजिस्ट है बीबी लाल। बीबी लाल ने अपने यहाँ पे गिलुंद सभ्यता को खोजा था। ठीक है, तो गिलुंद सभ्यता का आरंभिक एक्सकेवेशन या उत्खनन करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, बीबी लाल थे अपने। ठीक है, इसके बाद 1998-99 में पूना यूनिवर्सिटी के VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी पॉल, दो जने को नाम याद हो और याद रख लेना। एक तो बीबी लाल तो पहले थे ही सिंह, इसके अलावा VS शिंदे और ग्रेगरी पॉल, ये तीन लोग, ग्रेगरी पॉल, VS शिंदे और बीबी लाल, ये गिलुंद सभ्यता से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मर्दभांड की, अच्छा अपने गिलुंद में सबसे जो यूनिक चीज है ना वो ये है कि यहाँ पर मर्दभांड की लगभग सारी संस्कृतियां मिल जाएगी आपको। 5 टाइप की संस्कृतियां थी मर्दभांड में, वो लगभग सारी संस्कृतियां अपने को कहां से प्राप्त हो जाएगी, गिलुंद से। सादे मृदभांड यहाँ पे मिले हैं, काले मृदभांड मिले हैं, भूरे मिले हैं, पॉलिशदार मिले हैं, फिर काले लाल चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो लगभग सारे मृदभांड मिल गए अपने को, 5 टाइप के। ठीक है, तो ये अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं, गिलुंद से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, फिर हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, हाथी दांत का उपयोग चूड़ियां बनाने में करते थे ये लोग, है ना। तो हाथी दांत की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई अपने को, गिलुंद से। फिर खिलौने प्राप्त हुए हैं टेराकोटा के। टेराकोटा मैंने बताया था कि जो मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते थे ना, उसको आग में पका लो, वो टेराकोटा हो गया। तो बहुत सारे ऊंट, हाथी, घोड़े, इनकी जो है टेराकोटा अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर पत्थर जो होता था ना, पत्थर की गोलियां बनाते थे वो, मन की, तो पत्थर की गोलियां बना के उनसे कंचियां खेलते थे शायद वो। तो पत्थर की गोलियां भी अपने को प्राप्त हुई है कहां से, गिलुंद से। तो गिलुंद के लोग वो कंचे प्रिय थे, कंचे अच्छे लगते थे, गोलियां बना के कंचे खेला करते थे, वो पत्थर की कंचे खेला करते थे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और ताम्र अस्त्र, वहां पर तांबे के अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किस सभ्यता में, राजस्थान की किस सभ्यता में तांबे के अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं, तांबे के अस्त्र शस्त्र कहां से प्राप्त हो रहे हैं, गिलुंद से। ठीक है, फिर आता है इसके बाद बालाथल। ये बालाथल भी उदयपुर में, अपने गिलुंद राजसमंद में, ये ध्यान रख लेना, गिलुंद कहां है, राजसमंद में, और फिर बालाथल यहाँ पे अपने उदयपुर में। तो उदयपुर में जो बालाथल था ना, वो किस नदी के किनारे है, ये बेडस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे। अपने ये अपने आहार सभ्यता किस नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे। गिलुंद जो है अपने राजसमंद में बनास नदी के किनारे, ध्यान रख लेना, ये बनास नदी के किनारे। ठीक है, फिर बालाथल में बेडच। अब जो बेडच अपने बालाथल वाला जो बालाथल वाली जो साइट है ना, स्थल है ना, उस पे जो है ना आपको बहुत व्यापक तौर पे हड़प्पा का प्रभाव दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से आपको हड़प्पीय प्रभाव दिखता है, तो अगर गणेश्वर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, गणेश्वर में भी अपने को देखा, अपन ने देखा था कि हड़प्पा का बहुत व्यापक प्रभाव है, तो गणेश्वर ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा बालाथल ऑप्शन में है, तो आप क्या टेकोगे, सीधा बालाथल, क्योंकि हड़प्पीय प्रभाव यहाँ पे व्यापक दिख रहा है। गणेश्वर में भी अपने को व्यापक रूप से हड़प्पीय प्रभाव दिखता है। ठीक है, फिर अपने को ताम्रपाषाण कालीन जो है, इस ये जो है 1800 BC के आसपास यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन एरा चालू हो गया था।
लेकिन लगभग लोह काल यहाँ पे 600 बीसी तक में आया। तो लोहे का जो है व्यापक प्रयोग यहाँ पे 600 बीसी में हुआ, और 1800 बीसी में जो है अपने को ताम्रपाषाण काल का जो है ताम्रपाषाण जो है काल यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो यहाँ पे सब जगह से चूक गया। राजस्थान का मैंने बहुत सारा मैटर कलेक्ट किया है, लेकिन मेरे को पुराने टाइम पे एक चीज पड़ी हुई याद आ गई, आपको अभी बता देता हूं मैं। तो आहड़ में है ना, पूरे भारत का, मैं राजस्थान का ही नहीं बोल रहा हूं, पूरे भारत का लौह प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लौह प्रयोग का भारत का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त होता है? आहड़ से प्राप्त होता है। ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये फैक्ट मेरा पुराना पड़ा हुआ है, इसलिए अभी याद आ गया। लौह प्रयोग का 3000 बीसी का, है ना, 3000 बीसी में लोहे का प्रयोग करते थे ये लोग आहड़ में। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बड़ी खोज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की कहीं नहीं हुई। इससे पहले की जो खोज है कहीं नहीं हुई, है ना। तो 3000 बीसी में भी आहड़ के लोग जो है लोहे का प्रयोग कर रहे थे। ये फैक्ट वैसे आ गया अभी दिमाग में, है ना, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा हुआ ये अभी याद आया। फिर क्यों याद है? क्योंकि बालाथल में जो है ना, लोह गलाने की अपने को 5 भट्टियां मिली। अच्छा, बालाथल की खोज किसने करी थी? वीएन मिश्र ने करी थी 1962-63 में। वेरी इंपॉर्टेंट, वीएन मिश्र। फिर इसका जो व्यापक उत्खनन है पूना विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 1993 में किया गया, और उसके हेड भी कौन बन के आए उसी टाइम पे? वीएन मिश्र। ठीक है, तो बालाथल वीएन मिश्र, ध्यान रख लेना। फिर यहाँ पे लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई अपने को, है ना। 5 भट्टियों में लोहा गलाया जाता था पुराने टाइम में भी। फिर 11 कमरों का भवन भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब किसी भवन में उस समय में 11 कमरे हो, इसका मतलब तो वो तो दुर्ग ही हो गया, तो इसको दुर्ग कहा गया है। ठीक है, 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है, उसको दुर्ग कहा गया है। कहां से प्राप्त हुआ है? बालाथल से प्राप्त हुआ है। अपन ने जब फिर कुष्ठ रोगी का कंकाल भी प्राप्त हुआ है अपने को। ठीक है, कुष्ठ रोगी का कंकाल 2000 बीसी में कहां का प्राप्त हुआ है अपने को? बालाथल का। वेरी इंपॉर्टेंट है कुष्ठ रोगी का कंकाल। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि हाथ से बना हुआ वस्त्र 500 बीसी का कहां प्राप्त हुआ है? हाथ से बना हुआ वस्त्र किस प्राचीन ताम्रपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? वो है बालाथल। फिर ये भी पूछा जाएगा कुष्ठ रोगी का कंकाल 2000 बीसी का, मतलब आज से 4000 वर्ष पूर्व का कुष्ठ रोगी का कंकाल अपने को कहां से प्राप्त हुआ है? वो बालाथल से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। फिर समाधान की बहुत सारी परंपराएं हमें हर जगह मिली हुई है, लेकिन यहां पर एक ऐसा समाधान मिला है जो आदमी एकदम योगासन वाली मुद्रा में बैठ के अपने आप को, मतलब उसका जो समाधान हुआ ना वो योगासन की मुद्रा में हुआ है। तो योग करता हुआ योगी की मुद्रा में समाधान कहां पे अपने को मिला है? योगी की मुद्रा में समाधान अपने को मिला है बालाथल से। ठीक है, तो बालाथल उदयपुर से अपने को योगी का समाधान मिला है। ठीक है, यह है अपना बालाथल कंप्लीट। फिर एक ओजियाना संस्कृति भी है जो 700 बीसी से लेकर 200 एडी तक चलती है। अब देखो, ओजियाना की एक विशिष्ट बात है। ठीक है, ज्यादातर जितनी भी संस्कृतियां आप देखोगे ना, सब संस्कृतियां आपको किसी न किसी नदी घाटी की आपको मिलेगी। लेकिन ओजियाना ऐसी संस्कृति है, ऐसा स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित था, पहाड़ी पर स्थित था। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे नदी लिख रखी है, एक पासरी नदी, एक बनास की ही एक ट्रिब्यूटरी पासरी, बहुत छोटी नदी है, बदनौर के आसपास भीलवाड़ा में पड़ती है ना। उस पासरी जो नदी है उसके किनारे पर ओजियाना ऐसा माना जाता है कि बना हुआ था, बसा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है। अब नदियां बह रही हो मान लो दूर, तो भी अपन बोल तो दे देते हैं ना, पहाड़ी पर बसा हुआ क्षेत्र है, लेकिन नदी थोड़ी सी दूर बह रही है, तो अपन बोलते तो यही है ना कि भाई इस नदी से ये पानी कंज्यूम करते होंगे, इसलिए नदी घाटी जो है पासरी नदी घाटी पे है। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है। तो ये कौन सा स्थल है? ओजियाना स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर 1999 से 2000 के बीच में यहाँ पर एक बीआर मीणा रहते हैं, उन्होंने इसका उत्खनन शुरू किया था। उन्होंने इसकी खोज की थी। ओजियाना की खोज किसने की थी? बीआर मीणा ने, है ना। 1999 से लेकर 2000 उस टाइम में, एक साल में खोज की और उत्खनन भी इन्होंने किया था। यहां पर है ना एक अपने को बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? आप देखोगे ना जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उसमें टेराकोटा की बहुत सारी चीजें मिलती है ना। गाय की मूर्ति मिल गई, बैल की मूर्ति सब जगह से मिल जाती है, लेकिन यहाँ की जो मूर्तियां है ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उन पर जो है सफेद अंकन हो रखा था, सफेद खड़ियों से या किसी चीजों से अंकन कर रखा था। ठीक है, तो अब गाय सफेद कलर की होती है, तो उसपे सफेद कलर से अगर मान लो पोत दिया, किसी ने खड़ी से पोत दिया या कुछ अंकन कर दिया, तो उससे क्या होता है? वो एक उसको यूनिकनेस लाती है ना। तो ओजियाना में क्या यूनिक था
कि वहां पे गाय बैल की जो मृण मूर्तियां मिली ना, उस पे सफेद अंकन मिलता है अपने को। किसका? सफेद अंकन मिलता है। फिर यहाँ पर कुछ मन के प्राप्त हुए हैं, वो कार्नेलियल और फियांस के थे। ठीक है, ये एक स्पेशल प्रकार के पत्थर होते हैं जिनसे उस समय पे मन के बनाए जाते थे, चमकीले होते हैं एकदम, है ना, कार्नेलियल और फियांस। फिर पत्थरों के भी अपने को यहाँ पे मन के प्राप्त हुए हैं। कार्नेलियल फियांस के अलावा पत्थरों के मन के भी अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? ओजियाना से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चूड़ियां भी मिली अपने को। चूड़ियां किसकी बनी हुई थी? शंख की और तांबे की। तो शंख और तांबे की चूड़ियां अपने को कहां पे प्राप्त होती है? ओजियाना में। ठीक है, हाथी दांत की चूड़ियां अपने को कहां पे प्राप्त होती है? गिलुंद में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ आभूषण भी अपने को विभिन्न प्राप्त होते हैं। ये था अपना पूरा आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता में अपने को न सिर्फ आहड़ पढ़ना है, आहड़ के अलावा ओजियाना, गिलुंद और बालाथल, 3 स्थल और पढ़ने हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में अगर अपन देखें, लगभग 1700 से लेकर 1900 बीसी के बीच की, 1900 से लेकर 1700 बीसी के आसपास की है। आयड या बेडज नदी के नदी पर स्थित है। लेकिन इसको बनास सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इसके जो विभिन्न स्थल है ना, वो बनास नदी और उसके ट्रिब्यूटरी वाले जो रीजन है उसी में पड़ते हैं, है ना। ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी जो सहायक नदियां हैं, बनास और उसकी सहायक नदियों के अपने घाटियों में अपने को ज्यादातर इसके स्थल पाए गए हैं आड़ के। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? बनास सभ्यता। फिर इसको आयड और बेडज नदी के किनारे अपन ने बोला। फिर ये ताम्र सभ्यता है, या तांबे के साथ साथ पाषाण का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, प्राचीन नाम ताम्रवती था। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर कहा जाने लगा, बाद में इसको धूलकोट कहा जाने लगा। फिर उसका उत्खनन A.K. व्यास ने 1953 में किया। 1961-62 में दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे H.D. सांकलिया, बहुत महत्वपूर्ण, और R.C. अग्रवाल, दोनों ने मिलकर इसको राजस्थान पुरातत्व विभाग और मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक व्यापक उत्खनन किया। ठीक है, इसमें कुछ प्राप्तियां प्राप्त हुई, जहां पे गोरे और कांठे, जो गोरे और कोंठे या बखोट किसको बोलते थे, जो यहाँ पे लाल भूरे काले मृदभांड, जो BRW मृदभांड अपने को मिले उनको। ठीक है, यहाँ पर विदेशी व्यापार मिलता है अपने को 300 से लेकर 100 BC के आसपास का। इसकी पुष्टि अपने को 6 यूनानी मुद्राओं से मिलती है, जिसमें एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता छपे हुए थे। यूनानी लेख भी यहाँ से प्राप्त हुए। बनासियन बुल, टेराकोटा के बनासियन बुल व्यापक रूप से प्राप्त हुए हैं। कहां से? आहड़ से। फिर कृषि में जौ और बाजरे का व्यापक उपयोग और चावल का उपयोग जो है अपने को यहाँ की यूनिक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे चावल का उपयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गिलुंद को अपन बोलते हैं मोड़ या मगरी। 1900 से लेकर 1700 BC टाइम का इसका टाइम पीरियड था। 1957-58 में बीबी लाल द्वारा ये पहली बार उत्खनन किया गया था। 98-99 में VS सिंधे और ग्रेगरी पॉल भी यहाँ पे उत्खनन करते हैं। मृदभांड की लगभग 500 संस्कृतियां मिल जाती है। सादे, काले, भूरे पॉलिश द्वार और काले लाल चित्रित मृदभांड। ठीक है, इसके अलावा हाथी दांत की चूड़ियां, खिलौने टेराकोटा के, प्रस्तर की गोलियां, अस्त्र शस्त्र, तांबे के अस्त्र शस्त्र भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुए। फिर बालाथल जो है ताम्रपाषाण काल में 1800 BC में यहाँ पे सभ्यता पनपती थी, और लोहे के काल की जो सभ्यता है वो 600 BC के आसपास की थी, है ना। बेडस नदी के किनारे बालाथल अवस्थित है। और हड़प्पा जो है, यहाँ पर हड़प्पा का प्रभाव व्यापक पाया जाता है। खोज इसकी की थी VN मिश्र ने 1962-63 में। उत्खनन किया था 1993 में पूना विश्वविद्यालय के VN मिश्र द्वारा। लोहा गलाने की 5 भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है। 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दुर्ग। ठीक है, कुष्ठ रोगी का कंकाल भी अपने को 2000 BC के आसपास का मिलता है। हाथ से बना हुआ वस्त्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये यूनिक चीज है यहाँ की। योगी की मुद्रा में सवादान की भी प्राप्ति होती है। ओजियाना जो शहर है ना, एक मैंने पिछली बार आपको जब विराटनगर पढ़ाया था ना, बेराट, वहां से भी अपने को बुने हुए वस्त्र में, बेराट से भी अपने को वस्त्र में अपने को सिक्के बंधे हुए प्राप्त हुए थे, है ना। यहाँ पे भी हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बेराट से भी अपने को प्राप्त हुआ है। फिर योगी की मुद्रा में सवादान भी अपने को बालाथल से प्राप्त हुए हैं। फिर ओजियाना जो है 700 BC से लेकर 200 AD तक का जो है टाइम पीरियड ओजियाना का है। बदनौर में पास्टे नदी के तट पर था, लेकिन ये एक ऐसा तट था जो नदी घाटी में अवस्थित न होकर पहाड़ी पर अवस्थित था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके अलावा गाय बैल की मृण मूर्तियों में सफेद अंकन अपने को यहाँ पे मिल जाता है। मन के मिलते हैं, कार्नेलियन और फियोन्स के, बहुत सारे पत्थरों के भी मन के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चूड़ियों में जो है शंख और तांबे की चूड़ियां बनाई जाती थी। अगर कोई पूछ ले हाथी दांत की चूड़ियां, वो गिलुंद, और शंख और तांबे की चूड़ियां ओजियाना में अपने को मिली है। ठीक है, और आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए। ये था अपने आज का लेक्चर। अब इसमें कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं तुरंत सोल्यूशन करने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, अच्छा, लाइव क्लास का आप ध्यान रखना, अगर लाइव क्लास आपको चाहिए, है ना, जिसमें अपन सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लेंगे इसके पूरे,
जो भी 4-5 संस्कृतियां हैं, तो आप बता देना। अगर 10-15-20 लोग हो जाएंगे अपने साथ, तो बिल्कुल अपन लाइव आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो अपना इतना ही टारगेट है। ठीक है, बाकी देखते हैं भविष्य में ईश्वर क्या करवाता है। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर करिए, आपके दोस्तों तक भी इनको पहुंचाइए, और हमें समर्थन देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे और अच्छे अच्छे मैटर लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, और कल के लेक्चर में एक बार फिर से आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।